हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में हम अगले चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और आज का चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो हम पढ़ेंगे, कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में वहाँ भी कुछ इसका अंश पढ़ चुके हैं। तो जो वहाँ पढ़ चुके हैं यहाँ भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको बेसिक पूरा क्लियर करना है। बेसिक क्लियर रहेगा तभी क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसलिए आपको ध्यान से आज बेसिक को समझना है। इसके निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक को आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए इसका एक डेफिनेशन जो लिखा हुआ है यहाँ देख लेते हैं क्या है। निर्देशांक ज्यामिति का ये डेफिनेशन है, एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें एक युग्म परस्पर लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। तो युग्म से आप समझ रहे हैं, इस युग्म से समझ रहे हैं कि वहाँ क्या होगा, दो संख्या होगी, और जो वो दो संख्या होगी क्या होगा, x हो सकता है, x होगा एक, दूसरा क्या होगा, y होगा। क्या होगा, x होगा और y है। ठीक। तो इसी तरह ये जो x और y है, दो परस्पर लंबवत जो है रेखा खींची जाएगी एक तल पर। एक तल यहाँ मैं आपको नीचे में बता रहा हूँ। नीचे इसी को दर्शाते हुए और भी बहुत कुछ सीखेंगे, तो देखिए आप ध्यान से। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। तो ये जो है एक तल है। ये क्या है, एक तल है। ये एक तल है जिसे हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ये जो है एक निर्देशांक अक्ष है। ये भी एक क्या है, निर्देशांक अक्ष है। ये दोनों क्या है, अभी अक्ष है। और इस पॉइंट पे जो काट रहा है, इस पॉइंट पे ये काट रहा है, क्या है, एक दूसरे को परस्पर क्या कर रहा है, ये लंबवत। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आया तो ये इसके ऊपर लंबवत है, इधर से आएगा तो ये लंबवत है। यदि यहाँ से सिर्फ रख लें तो ये लंबवत है, अगर यहाँ से रख ले तो ये क्या है, लंबवत है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब देखिए, यहाँ जहाँ ये दोनों मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु पे क्या होता है कि x और y का मान हमेशा आपको याद रखना है, क्या होगा, 0 होगा। x और y का मान 0 होगा। इसीलिए इसका डेफिनेशन जो आपने पढ़ा कि युग्म होना चाहिए, देखिए यहाँ आपको युग्म नज़र आ रहा है। x और y का क्या है, इसमें युग्म होता है। ठीक। अब इसके कुछ और बातों को हम समझेंगे जो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी समझा था। अब ये देखिए, आपको ये चतुर्थांश के बारे में वहाँ हमने पढ़ा था। चतुर्थांश के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस चतुर्थांश से इस चैप्टर में भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता है, जैसा कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, तो वहाँ मैंने बताया है कि इस x अक्ष को हम जो है क्षैतिज अक्ष के नाम से भी जानते हैं और भुज के नाम से भी जानते हैं। या आप सभी पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरे ही वीडियो में ज़रूर पढ़े होंगे जो मैंने पहले पढ़ाया है। उसी तरह ये जो y अक्ष है, इस y अक्ष को भी और
दो नामों से जाना जाता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसे उदर्घ अक्ष भी बोला जाता है, या कोटि, या कोटि। तो यहाँ तक आपने देखा कि एक्स अक्ष को अलग अलग किन नामों से जाना जाता है और वाई अक्ष को अलग अलग किन नामों से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो है इसके चार, जो ये चतुर्थांश है, इसके चार जो पार्ट हैं, 1 2 3 4, ये चार जो पार्ट हैं, इन चारों पार्ट में कौन कौन से साइन आते हैं, उसको देखने के लिए पहले मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि एक्स अक्ष मूल बिंदु से दायां तरफ हम प्लस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। सेम यहाँ मूल बिंदु से y का मान ऊपर की तरफ प्लस का लिखते हैं। मूल बिंदु से x का मान बायां तरफ जो लेते हैं हम माइनस का लेते हैं, और ये मूल बिंदु यहाँ क्या है? 0 है। यहाँ 0, दोनों x और y का मान क्या है? 0 है। और y अक्ष का नीचे की ओर जो मान लेते हैं हम माइनस का लेते हैं, -1, -2, -3, -4, इसी तरह। ठीक है। अब जो देखिए आप, और हमेशा आपको याद रखना है पहले x का मान होगा फिर y का मान होगा। क्या? पहले x का मान होगा फिर y का मान होगा। तो x, पहले जो x का साइन हम अगर लेते हैं यहाँ, चाहे साइन हो, चाहे मान हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, चाहे कोई कांस्टेंट हो, पहले x का ही लिख होगा, उसके बाद y का लिख के दे दिया जाएगा। फिर भी हमको क्या समझना है कि पहला जो मान है वो x का है और दूसरा जो मान है वो y का मान है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ देखिए x का साइन इस पार्ट में, पहले पार्ट में, इस पहले पार्ट में x का जो मान है क्या है? ये सब क्या है? प्लस में है, तो प्लस आया। और y का जो मान है वो भी क्या है? प्लस में है। सभी देखिए प्लस में है, तो इसके लिए भी प्लस आया। तो पहले पार्ट के लिए, पहला चतुर्थांश के लिए साइन क्या हो जाएगा? प्लस प्लस का साइन हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, देखते हैं हम। फिर यहाँ देखेंगे क्या x और y का ही देखना है साइन। तो यहाँ देखेंगे आप x का जो है साइन माइनस में है, -1, -2, -3, -4, तो इसी तरह माइनस में है। तो x का मान, x का साइन जो होगा यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। और y का जो साइन है आप देख रहे हैं यहाँ क्या सब प्लस में है, तो y का साइन क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्लियर हुआ कि दूसरे पार्ट में या द्वितीय चतुर्थांश में एक साइन, x का साइन माइनस का होगा और y का साइन प्लस का होगा। इसी तरह अब तीसरे चतुर्थांश में देखिए x और y का मान, x और y का साइन। तो x का साइन आप देख रहे हैं क्या? यहाँ से सब माइनस में है तो माइनस हो गया। और y का साइन क्या देख रहे हैं? सब माइनस में ही है। यहाँ भी आप देख रहे हैं सब माइनस में है, तो इसके लिए भी माइनस हो गया। तो यहाँ हमने देखा तीसरे चतुर्थांश में x और y क्या होगा? माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। अब चौथे चतुर्थांश में देखते हैं, चौथे पार्ट में देखते हैं x y। x का मान देखिए यहाँ प्लस में, तो प्लस हुआ। और y का मान देख लीजिए यहाँ माइनस में है, तो माइनस हो गया। तो यहाँ आपका क्लियर हुआ कि चौथे पार्ट में जो है x का साइन प्लस का होगा और y का साइन माइनस का होगा। तो यहाँ तक आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए इसी के नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिख के देते हैं। जैसे कि इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर आपको ये दिया हो 2 और 5 दे दिया जाओ,
2 और 5 दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि चतुर्थांश के कौन से पार्ट में होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में आंसर होगा। ये क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर आपको -8 दे दिया जाए और प्लस का 3 दे दिया जाए और इसके लिए आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो है -8 और प्लस का 3 कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आपका आंसर क्लियर निकलना चाहिए कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब यहाँ देखिए, आपको एक -3 दे दिया है, दूसरा -5 दे दिया है और इससे पूछ लिया जाए ये कौन सी चतुर्थांश में होगा, तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। अब देखिए, अगर आपको प्लस का 4 और माइनस का 1 दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कौन से चतुर्थांश में होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ से जो है आप देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी बन सकते हैं। पहला, आपको ये दे देगा बिंदु x और y का लिख के दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका साइन कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आप साइन आपके दिमाग में रहेगा तो आप क्लियर तुरंत उसको आंसर कर देंगे कि हाँ ये जो होगा चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक, तो यहाँ आपने देखा, क्या देखा कि इस टाइप से जो है 8 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। 4 ले लीजिए, क्या चतुर्थांश पूछ सकता है, 4 ले लीजिए, क्या उसका साइन पूछ सकता है कि कौन कौन से साइन होंगे, आपको ये मान देगा साइन पूछा जाएगा, आपको साइन दे देगा और चतुर्थांश पूछ लिया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए आप, इतना समझने के बाद आप ये जान रहे हैं क्या, ये जो है x है, क्या है, x है, और अगर आपको x ना पूछ करके बोल दिया जाए इसमें क्या भुज क्या होगा, तो x बराबर भुज, मतलब x अक्ष को ही क्या भुज भी बोलते हैं। तो आपका भुज भी पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। और इसको देखिए, y ना पूछ करके पूछ लिया जाए कोटि क्या होगा, क्या कोटि क्या होगा, तो आप जान रहे हैं y अक्ष को ही क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, कोटि, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है अभी आपको मैंने जो समझाया है वो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम समझते हैं। तो अब जो है कुछ फॉर्मूलों को हम देखेंगे, कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, हम लिख दिए हैं इसलिए क्योंकि समय लिखने में ज़्यादा बर्बाद होता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है और मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो दूरी का यहाँ मतलब है 2 बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, दूरी का मतलब क्या है, आप लिख सकते हैं यहाँ 2 बिंदु के बीच की दूरी, क्या 2 बिंदु के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो दूरी जो है, दूरी का सूत्र जो है √अंडर x2 माइनस x1 होल पे पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल पे पावर 2। तो इसको मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लेते हैं कोई बिंदु A है, कोई बिंदु A है और इसका जो है एक मान 2 है, एक मान 5 है, और कोई बिंदु यहाँ जो है B है, कोई बिंदु यहाँ क्या है, B है, और इसका जो मान है 3 है और 4 है। तो यहाँ जो है बिंदु जो है आपका A और बिंदु B, इसका जो है निर्देशांक आपको क्या दिया हुआ है, x का 2 y 5 दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
x1 लिख सकते हैं और इसको y1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं, इसको y2 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ जो दूरी कहने का मतलब है, बिंदु A और बिंदु B, इन दोनों के बीच ये जो दूरी है, इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, यही पूछा अगर जाए क्वेश्चन में आपसे, बिंदु अगर आपको दो बिंदु दिए हुए हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लिया जाए, जैसा कि यहाँ मैंने बनाया हुआ है डायग्राम। तो अगर इस तरह से आपको पूछ लिया जाए दो बिंदुओं की बीच की दूरी क्या होगी और वो दोनों बिंदु आपको, बिंदुओं के निर्देशांक आपको क्या है दिए हों, तो बिंदुओं के निर्देशांक यदि दिए हुए हों तो आपको दूरी के लिए ये फॉर्मूला बैठा देना है। दूरी बराबर √x2 - x1 होल पावर 2 प्लस y2 - y1 का होल पावर 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो बीच का जो ये दूरी है, ए से लेके बी तक का दूरी आपका वो क्या होगा, निकल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम डील करेंगे तो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ हम इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज़ करके आंसर निकालेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी आप समझ रहे हैं या नहीं समझ भी रहे हैं तो अभी आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये जो एक डायग्राम है, तो मूल बिंदु आप जान रहे हैं क्या, यहाँ है मूल बिंदु, इस पॉइंट पे क्या है, मूल बिंदु है। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे कोई, यहाँ क्या, यहाँ कोई जो है निर्देशांक बना है, ठीक है। यहाँ कोई क्या है, निर्देशांक बना है, ये निर्देशांक बना है यहाँ, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, दूरी, कि यहाँ से यहाँ तक जो है कितना डिस्टेंस है, कितना मान लेते हैं 5 का डिस्टेंस है, 10 मीटर का डिस्टेंस है, या 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस मतलब इस दूरी को, मूल बिंदु से जो दूरी हम निकालेंगे, मूल बिंदु से जो जिसका दूरी जो पूछा जाएगा, उसके लिए एक डायरेक्ट सूत्र है, क्या फॉर्मूला है, √x² + y², √x² + y²। तो x², 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके जो होगा वही क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मूल बिंदु से दूरी कैसा होता है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता तो आपके दिमाग में सेट नहीं होता, आप कन्फ्यूजन में रहते कि ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। लेकिन अभी जो है आपको मैं यहाँ दर्शा दिया हूँ, मूल बिंदु, तो आप जान रहे हैं मूल बिंदु, यहाँ मैंने पढ़ाया है, इसी को कहते हैं मूल बिंदु। तो इस मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है, जो रेखा ये बना है, जो ये रेखा खींचा गया। अब चलते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या है, फॉर्मूला है x1 + x2/2 और दूसरा है y1 + y2/2। तो यदि आपसे दो बिंदु दिया हो, क्या दिया हो, दो बिंदु दिया हो, देख रहे हैं क्या, x y, और मतलब दो ही बिंदु है ना, x y, पहला बिंदु क्या होगा, एक्स वाई होगा, दूसरा बिंदु क्या होगा, फिर वो एक्स वाई। तो वहाँ हमने नाम दिया क्या, x1, और दूसरे का क्या नाम दिया, x2। इसी तरह पहले वाले और दूसरे वाले का हमने क्या किया, पहले बिंदु का x प्लस दूसरे बिंदु का x, दोनों को जोड़ के बटे में क्या किया हमने, 2 किया। तो इस तरह से हमें क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक पता चलेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक पता चलेगा। इसको अगर आप समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, ये जो है मिड पॉइंट, ये जो है मिड पॉइंट, इसी को आपको निकालना है। क्या निकालना है, इसी को आपको निकालना है।
मान लेते हैं ये क्या है, ये x है और ये मान लेते हैं क्या है, y है। क्या है, x है और उधर वाला क्या है, y है। ये x है और उधर अगर इसका नामकरण कर देते हैं तो इस तरह से नामकरण हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। तो पूछा जाए, ये वाला पूछा जा रहा है आपसे, इस x और इस y का मान क्या होगा मिडल पॉइंट में। तो ये भी आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा इस तरह से। अब जो है आपको यदि सिर्फ सूत्र याद है, यदि इसको दिमाग में नहीं रखना है, यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो आप इस डायग्राम के मदद से सूत्र को बना सकते हैं। सूत्र याद आ सकता, आसानी से आपको याद आ जाएगा कि हाँ अगर ये डायग्राम होगा तो ये चीज़ होगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मूल बिंदु के लिए हम ये पढ़े थे। ठीक है, यहाँ तक आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए आप नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, एक मान लेते हैं एक त्रिभुज है, क्या है ये, एक त्रिभुज है और इसके क्या दिए हुए, 3 बिंदु दिए हुए हैं। कितने बिंदु, 3 बिंदु दिए हुए हैं। तो मैं कुछ भी मान लेता हूँ 2 5 3 5 और 4 5, ये इसके बिंदु हैं। क्या है, इसके बिंदु हैं। और आपसे इसका केंद्रक पूछ लिया जाए, केंद्रक बिंदु क्या होगा, क्या, तो इसका ये केंद्रक बिंदु नहीं, केंद्रक निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, केंद्रक निर्देशांक, तो ये निर्देशांक में हम जैसे ही क्या कहते हैं x और y लेके आएंगे तो वही हो गया। आप उसे बिंदु बोलिए या निर्देशांक बोलिए। तो इसके लिए आप जान रहे हैं, केंद्रक का निर्देशांक के लिए आप जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान से, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में क्या हो जाएगा, 3। क्लियर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। नामकरण आप कर लीजिएगा, ये क्या है, x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3, ये y3। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं, यदि कोई त्रिभुज के 3 बिंदु दे दिए जाएं, त्रिभुज के 3 बिंदु के निर्देशांक दे दिए जाएं और उस त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक पूछा जाए, केंद्रक का निर्देशांक पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और क्या होगा, केंद्रक का निर्देशांक हम निकाल लेंगे, आसानी से केंद्रक का निर्देशांक निकाल लेंगे। अब जो है यहीं पे मैं इस त्रिभुज का अगर 3 बिंदु दिया हो, क्या हो, 3 बिंदु दिया हो और उसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, तो क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो उसके लिए यहीं पे एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। हालांकि हम लोगों को उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, उसका यूज जो है सब्जेक्टिव में होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपके लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो इस टाइप के त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा, 1/2 बड़ी ब्रैकेट
अब जो है यहाँ क्या करेंगे, x1 ले लेंगे और ब्रैकेट चालू करके ध्यान दें, यहाँ जो है बीच में हम सिर्फ y का ही मान लिखेंगे। आप देखिएंगे अभी सिर्फ y ही और y ही आपको नज़र आएगा। तो यहाँ क्या होगा, y2 माइनस y3, फिर इसको बंद करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे और प्लस का x2, फिर जो है हम ब्रैकेट लेंगे y3 माइनस y1 हो जाएगा, फिर प्लस का क्या होगा x3 हो जाएगा और फिर ब्रैकेट जो हम लेंगे और y1 माइनस y2 हो जाएगा और मध्यम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो इस फॉर्मूला से जो है हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक अभी क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे चलेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लियर हो गया। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। यदि आपको त्रिभुज का संरेखी पूछ लिया जाए तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 के। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ये जो टर्म दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो हम लोग जान रहे हैं क्या, इसमें से यदि किसी एक का मान पूछ लिया जाए तो बराबर 0 इस साइड होगा, तो बाकी सबको हम उस साइड करके उसका मान हम निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है ऑब्जेक्टिव में। हालांकि आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि त्रिभुज का संरेखी क्या होगा, तो आप सीधा लिख सकते हैं, वहाँ 0 आंसर दिया रहेगा तो आप 0 लिख सकते हैं, या त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, दोनों चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो आगे हम कुछ महत्वपूर्ण नोट को देखते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट नोट में आपको ये सभी नोट कर लेना है और याद रखना है। जो यहाँ समझाने वाला होगा उसको मैं समझाऊंगा भी, और बाकी जो मैंने समझा दिया हुआ है तो उसको समझाने का कोई ज़रूरत है नहीं दोबारा। देखिए, यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो ये मैंने पहले समझा दिया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ x भी क्या होगा 0 और y भी 0, समझाया हुआ है आपको। क्लियर। दूसरा नोट देखते हैं, x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के y निर्देशांक 0 होते हैं। तो यहाँ मैं आपको समझा दूँ, ये क्या है, x अक्ष है और ये क्या है, y है। तो हम जान रहे हैं इधर 1 2 3 और इधर का माइनस का होगा और ये भी क्या होगा, ये प्लस का होगा और ये नीचे वाला क्या होगा, माइनस का होगा। बोल रहा है x अक्ष किस पे, x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के y निर्देशांक 0 होते हैं। अब देखते हैं होते हैं कि नहीं। मान लेते हैं ये क्या है, x अक्ष है ना, ये x अक्ष है, ठीक है। अब देखिए, इस x अक्ष से हम जब y पर चलते हैं तो यहाँ आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो यहाँ क्या है, y का मान क्या है, 0 है। और इधर से भी यदि इस x अक्ष से हम इधर चलते हैं y की तरफ, y पर, तो यहाँ पे क्या है, y का मान क्या है, 0 है। तो अब आपको हमेशा याद रखना है कि x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होगा, y निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सेम उसी तरह तीसरा इम्पोर्टेंट नोट जो है, जब हम इस y से x की ओर चलते हैं तो इसी पॉइंट पे आके x पर हम पहुंचते हैं। इस पॉइंट पे x पर पहुंचते हैं तो यहाँ क्या है, x का मान 0 है। और चाहे हम इस नीचे से भी यहाँ x की ओर जाएं तो इसी पॉइंट पे आके मिलता है x। तो हमेशा अब याद रखना है
कि y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए x का निर्देशांक 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट जो है, x अक्ष से बिंदु, यहाँ मैंने बिंदु लिख दिया है, 3, 5 की दूरी हमेशा y निर्देशांक का मान होगा। तो यहाँ x का ये है और y ये है, तो इसका एक हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 5 होगा। तो यहाँ आपने देखा, क्या देखा? x अक्ष से किसी जो बिंदु, कोई बिंदु अगर दे दिया जाए और क्या पूछा जाए? दूरी पूछ लिया जाए। सिर्फ आपको पूछ लिया जाए कि x अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी, तो आपको याद रखना है उसका मान क्या होगा? y निर्देशांक हो जाएगा। तो y 5 है। अभी इसको मैं यहाँ समझाऊंगा। ये 4 और 5 दोनों एक ही जैसा है। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी हमेशा x निर्देशांक मान होगा। तो किसी बिंदु की जगह यही बिंदु अगर रहता तो यहाँ क्या हो जाता? मान लेते हैं ये बिंदु एक 5 है और 3 है। किसका पूछा है? x अक्ष से किसी बिंदु। तो y जो पूछा है, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी हमेशा x निर्देशांक का मान होगा। तो y का पूछा है, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी? तो क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? अब नहीं आया तो आप देखिए क्या, यहाँ देखिए, ठीक। अब यदि कोई बिंदु दिया हुआ है, क्या 3 और 5 दिया है, तो हम जान रहे हैं 3 इधर होगा, 5 इधर होगा, ठीक। तो यदि ये मिलता है, देखिए y जो है x के समांतर चल रहा है, इस साइड कटेगा, और ये जो है x जो है ये y के समांतर गया। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ? ये इस पॉइंट पे आके मिला। तो इस पॉइंट पे आके जो मिला, अब देखिए यहाँ मान लेते हैं क्या है? 3 है और यह है 5 है, ये 5 है। तो अब देखिए यहाँ x का मान क्या होगा? यहाँ देखिए x का मान क्या होगा? तो x का जो मान होगा, यहाँ देखिए ये y जो है x के समांतर इधर चल रहा है, तो ये जो होगा ये क्या होगा? x का मान है 3, x का मान 3, x नहीं, ये जो है y इसके समांतर चला, तो ये y का मान होगा। अभी देखिए, ध्यान से देखिए, इसके यहाँ समझने वाला चीज़ है। एक यहाँ देखिए, अगर ये ऐसे चलेगा, ये x अक्ष से ऊपर की ओर जाएगा, तो ये y के समांतर है। किसके समांतर है? y के समांतर है ना। और नीचे फिर देखिए, अगर ये y अक्ष से ऐसे चलता है, y अक्ष से ऐसे चल रहा है, तो ये किसके समांतर है? x के समांतर है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो यहाँ से चलेगा ये x का मान होगा। तो ये जो यहाँ से चला, ये जो यहाँ से चला, ये जो यहाँ से चला, ये हमें कोई बिंदु दिया हुआ था, ये कोई बिंदु दिया हुआ था, लेकिन यहाँ जो यहाँ से यहाँ चला, तो ये क्या है? 5 जो होगा ये x का मान होगा। और ये यहाँ से यहाँ चला, तो ये जो है ये 5 जो है इसका x का मान होगा। फिर ये जो है x का मान क्यों होगा? क्योंकि ये ऐसे चला, ठीक है, ये y के समांतर चला। जो x जो है y के जो समांतर चल रहा है, तो वो x का मान होगा। और जो ये जो है y x के समांतर चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये y का मान हो जाएगा।
अब यहाँ देखेंगे आप, मैंने लिखा कुछ है और एक्स वाई का मान कुछ है। इसको आप समझ लीजिएगा ध्यान से। जो इसके समांतर चल रहा है, मतलब क्या, यहाँ जो 5 जो लिखा है मैंने, 5 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ से x से इस 5 तक आने में, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 5 है, तब ना यहाँ पहुँचा है। ये y के समांतर चला। और यहाँ जो 3 लिखा है, ये क्या है, ये x के समांतर चला है। ये x के समांतर, यहाँ से यहाँ तक x का क्या मान है, 3 है। तो ये y का ही मान होगा ना जो यहाँ से यहाँ तक चला। क्लियर? तो ये इस चीज़ को आप ध्यान से कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, बार बार सुनिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि नहीं भी होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं लेके आऊँगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिर से मैं समझाऊँगा और वहाँ फिर से इसको मैं विस्तार पूर्वक समझा दूँगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो है थोड़ा समझने में विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। तो ये चीज़ वहाँ मैं समझाऊँगा फिर से। मुझे आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग का प्यार मुझे नज़र आ रहा है, तो उससे मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।